साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, संपूर्णानंद। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का है, लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। 11 वर्ष का समय कहानी रामचंद्र शुक्ल की है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद हैं, यशपाल हैं, अमरकांत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का है, बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे इंदुमती के, लहर के, हिंदी प्रदीप के, साहित्य सहचर के। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट। इंदुमती कहानी हिंदी की प्रथम कहानी है और किशोरीलाल गोस्वामी की है। लहर रचना जयशंकर प्रसाद की है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा वागधारा, साहित्य और समाज, शेखर एक जूनी। तो वागधारा वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है। साहित्य और समाज, साहित्य और समाज किसकी रचना है? साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों में। प्रश्न नंबर 2 का है, कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, छायावाद युग की है, भारतेंद्र युग की है, प्रगतिवाद युग की है। तो कामायनी मेरे प्यारे बच्चों छायावाद युग की रचना है। और कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की है। और कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती या फिर छाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, छाया जो रचना है वो छायावाद युग की है। ठीक है, ये द्विवेदी युग की नहीं है। और छाया रचना जयशंकर प्रसाद की है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिवोत की है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त की है। और भारत भारती भी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगर दूसरा तार सप्तक पूछ ले तो बताना है 1951। तीसरा पूछ ले तो 1962। चौथा पूछ ले तो 1979। तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत को, रामचरितमानस को, कामायनी को, पृथ्वीराज रासो को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंद बरदाई। रामचरित महाकाव्य है, रामचरितमानस का महाकाव्य है तुलसीदास का। कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। और पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। परख है, चित्राधार है, अनामिका है, स्वर्णधूल है। तो अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। परख जैनेन्द्र कुमार की रचना है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की है। और स्वर्णधूल सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश 10 अंक का पूछा जाता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है।
पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो इस चैप्टर का हम आपको ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर राष्ट्र शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए और भूमि शब्द दिख जाए, माता शब्द दिख जाए, धरती शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन सेम यही पूछेगा, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, पाठ के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन यानी मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या किसकी करना है, देख लीजिए। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, इसकी करना है आपको व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसके धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसके हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। फिर अथवा करके है, 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। अशोक का फूल, देखिए अशोक शब्द से पता चल गया कि अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। अशोक शब्द दिख जाए, कालिदास शब्द दिख जाए, ठीक है। तो अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, उदास होना बेकार है, ठीक है। तो पाठ और लेखक का नाम पूछा है, तो आपको पाठ और लेखक का नाम क्या लिख देना है, अशोक के फूल, और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक को देखकर कौन उदास होता है। तो अशोक को पुराने चित्त से देखने वाला उदास होता है। इसका उत्तर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पुराने चित्त से देखने वाला उदास होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक विद्वता के बारे में जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहते हैं कि विद्वता को सहज और जीवन का अंग होना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति को उत्थान की ओर प्रेरित करेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि व्यक्ति को अपने उत्थान से उत्साहित और पतन से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में समान भाव से रहना चाहिए। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी रेखा खींची हुई। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है आपको। पांडित अर्थात विद्वता भी एक भार है, या जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से मनुष्य को डुबोती है। विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है और अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण है। जो जितना बड़ा विद्वान होता है वह उतना ही बड़ा अहंकारी भी होता है। रावण का उदाहरण हमारे समक्ष है। उस जैसा विद्वान धरती पर शायद ही पैदा हुआ हो, लेकिन उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। इसके बाद चौथा प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम वैसा ही है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, राधा पवन से कहती है कि हे पवन मेरे प्यारे, नवीन बादल के समान और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण, जाके आए ना मधुबन से वो ना भेजा संदेशा। मधुबन जाने के बाद ना वहाँ से वापस आए और ना ही मेरे लिए कोई संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मैं अपने प्रियतम के वियोग में रो रो करके पागल हो रही हूँ, तुम जा करके अपनी सारी दुख भरी कहानी श्री कृष्ण को सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। राधा कहती है पवन, जैसे ही तुम मेरा भवन त्याग कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। तो वहाँ की प्यारी छाया होगी और पक्षियों के चहचहाने की सुरीली आवाज़ होगी, तुझे वह मोह लेंगी
लेकिन तो भी मेरा दुख लख वहाँ ना जा विश्राम करना, फिर भी तुम मेरा दुख को ध्यान में रखना और वहाँ जा करके विश्राम ना करना। इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, पवन दूतिका से लिया गया है, अयोध्या से उपबद्ध है, हरिओत कवि है। पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। ठीक है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता ही दिया है। फिर अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो राधा के अनुसार कृष्ण के नयन नवीन बादलों के समान पनीले व मनोहारी हैं। राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राण प्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा? तो श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। इसके बाद अथवा करके दिया, इसको भी देखते हैं। कान दूत केंदो ब्रह्म दूत हैं, पधारे आप धारे परन फेरन को मति ब्रजवारी की। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या उद्धव के दूत बनकर आए हैं? गोपियाँ कान दूत केंदो ब्रह्म दूत पधारे। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म दूत बनकर आए हैं? धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, आपने तो मुझ ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। कहे रत्नाकर पे प्रीति रीत जानतना। रत्नाकर जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहते हैं कि आप तो प्रेम की रीत को नहीं जानते हैं। थानत अनीति आन रीत ले अन्यारी की, आप अनाड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहे जो तुमने जो कहा मैंने मान लिया कि श्री कृष्ण और ब्रह्म दूत एक ही हैं। तो हूँ हमें भावत न भावना अन्यारी की, फिर भी हमें श्री कृष्ण से अलग भावना अच्छी नहीं लगती है। जई है बन बिगर ना बरिता बरित की, बूंदता बिलई है बूंद विवश बेचारी को। ठीक है। यह तो समुद्र से एक बूंद निकाल दिया जाए तो समुद्र का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन उस बेचारी बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। ये उद्धव प्रसंग से लिया गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर क्या है? इसके कवि हैं, ध्यान रखिएगा। गोपियों ने किसे और क्यों अनाड़ी कहा है? तो गोपियों ने कान्हा को अनाड़ी कहा है क्योंकि वे उनकी प्रेम भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। गोपियों का मानना था कि कान्हा ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वे उन्हें अनाड़ी मानती हैं। इसके बाद अगला है अनीति और भावत शब्द का अर्थ। तो अनीति का मतलब होता है अन्याय या गलत तरीके से, भावत का मतलब होता है प्रेम करना या मानना। इसके बाद अगला प्रश्न है, कानदूत केंदो ब्रह्मदूत पधारे आप में कौन सा अलंकार है? कानदूत केंदो ब्रह्मदूत पधारे आप पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, जिसमें दूत और पधारे शब्द का समान ध्वनि का प्रयोग किया गया है। फिर अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या आपको पूरी बता ही दिए हैं। फिर है 5 का किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए 80 शब्दों में और 5 अंक का। तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है साहित्यिक परिचय। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। लाठी कहानी का सारांश अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 अंक का है, 80 शब्द में लगभग लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में 5 अंक का है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों खंड काव्य अलग अलग जिले के लिए होता है, आप इसको तैयार करेंगे क्योंकि हम हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, तो यहाँ चलता है श्रवण कुमार। इसी तरह अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य चलता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर खंड खा है, ये भी 50 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। 8 का नंबर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक आपको तभी मिलेंगे जब आप संदर्भ सहित अनुवाद लिखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसका अनुवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चाभास भारवी भवभूत आदि महाकवया शौकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयम भाषा असाम भी मात्र सम सम्माननीय वंदनीय चा, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रतम गौरवम अखंडत्वम संस्कृत एकत्वम च संस्कृतेव सुरक्षित शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से सुरक्षित रखी जा सकती है। एवं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्त, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। यतः सुष्ठुक्तम, तब ठीक ही कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया, इसको भी देखते हैं। तदा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोज प्राह, तब किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा,
कपिना अवशेषो विद्वान द्वार वर्तते इति। द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र है। राजा प्रवेशा इति। राजा ने कहा उसे अंदर लाओ। तथा प्रविष्टा, तब अंदर आकर के सा कवि, उस कवि ने भोजम आलोक अध में दरिद्र्यो नाशो भविष्यतु। तब अंदर आकर के उस कवि ने महाराज भोज की ओर देख करके, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्वा तुष्टो हर्ष सोण विमोच, ऐसा मान करके संतुष्ट होकर के खुशी के आंसू गिराए। राजा तम आलोक की प्रह कवि, राजा ने उसकी ओर देख करके कहा, कवि किम रोदस इति, तुम क्यों रोते हो। कथा कवि आह राजन, तब कवि ने कहा, राजन अकर्ण मद ग्रह सितम, मेरी घर की दशा को सुनिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। फिर है खा नंबर। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या ज्ञान भारती, भाषाओं में मुख्य अलौकिक दिव्य और अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस् ही मधुरम काव्य, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे अधिक सुंदर उसके सुभाषित वचन है। फिर अथवा करके देखते हैं। मत्ता गजेंद्रा, ठीक है, हाथी मस्त हो रहे हैं। मुदिता गवेंद्रा, सांड प्रसन्न हो रहे हैं। वनेश विक्रांतरा मृगेंद्रा, और वनों में शेर अधिक पराक्रमी हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा, पर्वत सुंदर हैं। निर्भता नरेंद्रा, राजा शांत हैं। प्रकीर्तो वारिद्रे सुरेंद्रा, और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है, ठीक है, 2 प्रश्न करने रहते हैं। प्राची कीर्दसी भवत, तो प्राची पिंगा भवत। का भाषा असम में मात्र सम्माननीय, संस्कृत भाषा आसाम में मात्र सम्माननीय। वर्षा काले नगेंद्रा कीर्दसा भवंती, तो वर्षा काले नगेंद्रा रम्या भवंती। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हैं श्रृंगार अथवा विभत्सरस, यमक अथवा उपमालंकार, दोहा अथवा कुंडली छंद। 2-2 अंक के हैं, तो इसका भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। 9 नंबर का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, तो इनको आप जरूर तैयार करेंगे, हर साल रिपीट होते हैं। फिर है नयनम का संधि विच्छेद, 1 नंबर का है, ने प्लस अनम। इसके बाद है कलाविव का संधि विच्छेद, तो कलो प्लस यू होता है, ठीक है। फिर है वृद्धा का संधि विच्छेद, तो होता है वृद्ध प्लस था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद खा नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो देखिए, अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है, महात्मा में कर्मधारा है, प्रतिमाना में अव्ययी भाव है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र, अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। इसके बाद 14 का पहला है, किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग विशेष कीजिए। तो गुरुत्व में गुरु शब्द है, तो प्रत्यय है। कटुता में कटु शब्द है, तल प्रत्यय है, ठीक है। और बुद्धिमान में बुद्धि शब्द है और मतु प्रत्यय, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अगला, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो गुरुत्व में क्या है, वही है, गुरु शब्द है, तो प्रत्यय है। और बलवती में बल शब्द है, मतु प्रत्यय है। बुद्धिमती में बुद्धि शब्द है और मतु प्रत्यय है। इसके बाद है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर छात्रे दिया है, समम दिया है, तो इसमें तृतीय विभक्ति है। श्री गणेशाय नमः, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।